लॉयर जब आप बनते हैं तो आपको आपका पीआर पर पब्लिक रिलेशंस बढ़ाना है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल होना है, आपको लॉ भी जानना है, साथ साथ में आपको समाज में हर आदमी से मिलना जुलना है। क्योंकि उसके बिना जब तक आपका सर्कल नहीं बड़ा होगा, जब तक आपको लोग रिकमेंड नहीं करेंगे तो आपके पास कोई ब्रीफ नहीं आएगा। सर कई बार ये देखा है कि जो भी यंग लॉयर्स हैं उनमें भी एक तरीके का कंफ्यूजन इस बात को लेके रहता है कि हम प्रैक्टिस करें तो कौन सी, सिविल साइड की या क्रिमिनल साइड, किस तरफ ज़्यादा फोकस करें। ये देखिए, हर एक लॉ ग्रेजुएट का मुझे लगता है कंफ्यूजन होता होगा जो प्रोफेशन में आना चाहता है, लिटिगेशन में आना चाहता है खास तौर से। मैं जनरलाइज नहीं करता, लेकिन मेजोरिटी का ये दिमाग में रहता है। क्रिमिनल बहुत इंटाइसिंग लगता है, क्रिमिनल केसेस करने का, उसमें पब्लिक फेम बहुत जल्दी मिलता है। आपने देखा होगा मीडिया कवरेज ज्यादा मिलती है, मीडिया ट्रायल होता है, उसमें आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही चमक सकता हूं। और तो इसीलिए सबको मैं भी सलाह देता हूं और हमें करना भी चाहिए। आप एक लॉयर को एज ए ट्रेनिंग में भी, उसको एज ए ट्रेनिंग भी उसको सिविल की प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल के लिए कोई मना है, लेकिन एक सिविल लॉयर जो अच्छा लॉयर है, अगर वो एक बेल एप्लीकेशन भी बनाता है, बेल पिटीशन, तो ही विल बी एबल टू पुट एवरीथिंग इनटू दैट। जो ग्राउंड्स हैं वो बना सकेगा बहुत अच्छे तरह से, बिकॉज ही नो हाउ टू ड्राफ्ट ए केस। सर हम कई बार ये भी देखने में आता है कुछ मैटर्स होते हैं जो एसडीएम कोर्ट्स में डिसाइड होते हैं, तो वो कौन से मैटर हैं जो एसडीएम डिसाइड करते हैं या सिविल कोर्ट और सिविल जज नहीं डिसाइड करते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्वासी जुडिशियल कोर्ट होती है, ठीक है। उसी सेम एसडीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है, ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन साथ में उसको कुछ जुडिशियल पावर भी देते हैं। ओके सर, ये दाखिल खारिज क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी के क्यों ज़रूरी होता है दाखिल खारिज कराना या म्यूटेशन कराना? दाखिल खारिज, कोई इंग्लिश में म्यूटेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, दाखिल खारिज का होना इसलिए जरूरी है कि उसमें करंट ओनर कौन है, ओके, उसका रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ सीको इनसाइट्स। इन लॉ सीको इनसाइट्स we discuss various legal issues. Today in this podcast we have our guest Murari Tiwari sir. Sir is former chairman of Bar Council of Delhi and currently practicing at Delhi High Court. In this episode we are going to discuss about civil laws and other legal issues. Welcome sir on Law Seco Insights. थैंक यू सर आपकी जर्नी लीगल प्रोफेशन में कैसे रही, लॉ स्कूल में से लेके प्रोफेशन तक? मैं कहूँ तो बहुत ही रिमार्केबल और बहुत सुखद, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हर एक पल पर काफ़ी एंजॉय किया। जब से कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया एलएलबी में, वहाँ लॉ प्रोफेसर्स जो मिले हमारे टाइम में बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट थे वर्ल्ड लेवल पर, जैसे उपेंद्र बख्शी। यस सर। जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल के थे। ही वॉज टीचिंग एस जूरिस्प्रूडेंस इन कैंपस लॉ सेंटर। और प्रोफेसर बीबी पांडे, प्रोफेसर एमपी सिंह जो दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे बहुत दिनों तक, ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स थे और वहाँ से बहुत ही अच्छा कैरियर स्टार्ट हुआ। और सोशल रहने की आदत वहीं से और बढ़ गई। वहीं जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है वहाँ भी मैंने कॉन्टेस्ट किया और वहाँ जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। और उसके बाद दोस्तों के प्रति, लॉ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग शुरू हो गई। सब अच्छा लगने लगा। जब आप कुछ करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो उसी तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो एलएलबी पास करते ही फिर दिल्ली बार एसोसिएशन में आ गए। तो वहाँ जब लॉ स्टूडेंट था तो वहाँ ख्वाब था कि बहुत बड़े किसी सीनियर वकील को जाके ज्वाइन करना है। ओके। लेकिन जब यहाँ कोर्ट में आए तो अंदाज़ा लगा कि आपको यू नीड लॉट ऑफ रेफरेंसेस एंड जानकारी, और कोई ना कोई रेफरेंस होता है तभी ये सब मिल पाता है। क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए जो मैंने पेन देखा वो रियली एक डिफरेंट तरह का था। बट आई नेवर लूज माई कॉन्फिडेंस। तो जब मेरे प्रोफेसर्स थे यहाँ, उन्होंने मदद किया। जैसे जे.आर. मीठा जो बाद में जज बने, उन्होंने ही एक मेरे को लॉयर श्री डी करुस्त्री का नाम बताया और वहाँ मैंने उनके यहाँ जाकर के एज ए जूनियर ज्वाइन किया और वहाँ बहुत कुछ सीखा उनसे। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई। 1991 में दिल्ली बार एसोसिएशन ज्वाइन किया मैंने। फिर उसके बाद 1999 में दिल्ली बार एसोसिएशन का इलेक्शन था, कंटेस्ट तो वहाँ जो
मेरे को बार पॉलिटिक्स का जो सॉफ्टवेयर था वो फिर सामने आ गया और देन आई कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। ओके और लकीली विद ग्रेस ऑफ गॉड और सारे दोस्तों की मदद से वो इलेक्शन जीता। फिर उसी पोस्ट को दोबारा रिपीट 2000 में किया। ओके दैट वाज आल्सो गुड रिजल्ट एंड बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मन किया, तो वहाँ दिल्ली बार काउंसिल जो हमारी स्टेट बार काउंसिल है, इट्स एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर स्टैट्यूटरी बार काउंसिल है विच रेगुलेट्स द लीगल प्रोफेशन। तो यहाँ 2003 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा एंड ऑलमोस्ट एज ए यंगर मेंबर ऑफ द बार काउंसिल आई गॉट इलेक्टेड। और 2003 से लेकर आज तक ओके बार काउंसिल में लोगों ने बार बार चुना और उसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग मैं सेक्रेटरी भी रहा। अभी तक तो रिकॉर्ड है 6 चेयरमैन 6 चेयरमैन के साथ मैंने काम किया। देन यूनानिमसली 2022 में बार काउंसिल के सारे जो हमारे मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स यूनानिमसली मुझे ऑनरेबल चेयरमैन बनाया बार काउंसिल का। और बहुत ही अच्छा लगा, सबका प्यार मिलता रहा है और मेरे लिए तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं फर्स्ट जनरेशन होने के नाते मुझे कहीं कोई ज़्यादा परेशानी हुई। और इसका जो मूल मंत्र है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहना चाहिए, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, और आप अच्छे मन से विचार से कुछ काम करेंगे तो आपको कहते हैं ना हर कहना भी आपको साथ देती है। एग्जैक्टली तो वही होता रहा मेरे साथ। सर कई बार हमने देखा है कि लॉ स्टूडेंट्स होते हैं और LLB कर भी ली है, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करें या हम ट्राई करें कि जो हमारे जुडिशियल सर्विसेज हैं उनको भी ज्वाइन करने का। अभी तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये मानता हूँ कि हर लॉ स्टूडेंट को पहले से तैयार रहना चाहिए कि उसको एज ए जुडिशियल ऑफिसर बनना है या प्रैक्टिस करना है। ओके विद द रीजन कि दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। ओके एक अच्छा लॉयर बनने का इंग्रेडिएंट अलग है एग्जैक्टली और एक जज बनने के लिए इंग्रेडिएंट अलग है। लॉयर जब आप बनते हैं तो आपको आपका PR पर पब्लिक रिलेशंस बढ़ाना है, लोगों से मिलना जुलना सोशल होना है, आपको लॉ भी जानना है, साथ साथ में आपको समाज में हर आदमी से मिलना जुलना है, क्योंकि उसके बिना जब तक आपका सर्कल नहीं बड़ा होगा, जब तक आपको लोग रिकमेंड नहीं करेंगे तो आपके पास कोई ब्रीफ नहीं आएगा। एग्जैक्टली एंड व्हेन यू कीप इन माइंड टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा, फोकस करना होगा अपने सारे सेक्शंस पर, बेयर एक्ट्स पर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर। आपको कन्फाइंड रहना होगा अपने रूम में और आपको बैठ कर तैयारी करनी होगी। अगर दिन में आपने वकालत भी कर लिया तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे कहीं किसी से मिलना नहीं है और बैठ के उसको कमरे में तैयार करना है, बिकॉज कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई लेवल का है। खासतौर से दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। इट इज़ एज गुड एज UPSC का कंपटीशन होता है। तो मैं तो बच्चों से बोलता हूँ कि 3 साल आप तैयारी करने में ही आप ध्यान रखें। बाहर में आएँ ज़रूर, लेकिन आप शाम को टाइम वेस्ट किए बिना या जब भी मौका मिले आप हाथ में अपने बेयर एक्ट्स रखें। और तो दोनों का इंग्रेडिएंट अलग अलग है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम आपको लोगों से मिलना है, कोर्ट में दिन भर समय बिताना है, सर्कल बढ़ाना है, कानून के बारे में भी जानना है, जिससे कि आपके क्लाइंटेल बने वहाँ, क्योंकि आपको पैसे कहीं से और से नहीं आएंगे, आपके क्लाइंट से ही आएंगे। एग्जैक्टली तो और ये एक सोच होती है कैंडिडेट की, उसको अपने सोच के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कभी भी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बहुत कहते हैं ना, बचपन से मेरे दिमाग में था कि मेरे को वकील बनना है, मुझे जज नहीं बनना है। ओके तो वो एक आपके दिमाग में है, क्योंकि जो जुडिशरी भी है तो मैंने देखा है कि वहाँ उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यस अपने उसके डिसिप्लिन है, एक डिफरेंट तरह का डिसिप्लिन है। लॉयर का एक अलग तरह का डिसिप्लिन है, एक जज का और ज़्यादा डिसिप्लिन बढ़ जाता है। तो उस डिसिप्लिन में अगर आपका रहने का, आपका सोचने का, अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है तो आप उसमें जाने की कोशिश करें। अदरवाइज आप वकील वाला लाइन पकड़ सकते हैं, क्योंकि एज ए जज में आपको लोग एजेंट ऑफ द गॉड मानते हैं, सीधा भगवान के ही आप रूप हैं, जिसका मैटर आपके पास होता है। तो उसके प्रिंसिपल्स और उसके डिसिप्लिन्स कुछ अलग तरह के हो जाते हैं। अगर आपके अंदर है
वन कैन असेस अबाउट हिमसेल्फ परफेक्टली। Exactly. तो आप पहले ही चूज कर लें, क्योंकि कई बच्चों को परेशान होते हुए देखा हमने। एक साल तैयारी करते हैं, फिर एक साल कोड में आ जाते हैं, फिर कोड में भी कोई नहीं मिलता तो फिर वो तैयारी में जाते हैं। अल्टीमेटली 5-7 ईयर्स के बाद पता लगता है कि दे स्टार्ट अब्यूजिंग एक्यूजिंग द सिस्टम की ये वकालती ठीक नहीं है और जुडिशरी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि आप अपने आप में क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है, और अपने आप को असेस करें कि क्या मैं ये सेक्शंस में लर्न कर पा रहा हूँ, याद रख पा रहा हूँ। क्योंकि इनको हमारे जो प्रोसेस ऐसा है कि आपको लर्न बाय हार्ट वाला प्रोसेस है, लेकिन वकालत में हमारे पास ये सुविधा रहती है कि हम जब चाहें तक बेयर निकाल लेंगे। एंड फॉर ए लॉयर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट वेयर द लॉ इज़। उसको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि लॉ कहाँ है वो जो रिलेटेड मैटर है उसका कानून। तो वी विल हैव एक्सेस टू द बुक्स एंड वी विल टेक इट आउट एंड वी विल शो टू द कोर्ट एंड वी विल ड्राफ्ट एनी पिटीशन। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जब भी कोई बार काउंसिल की मीटिंग होती है तो जो बच्चे इनरोल करते हैं हम लोग, तो मैं उनको बताता हूँ कि फॉर ए लॉयर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट ही शुड नो वेयर द लॉ इज़। एग्जैक्टली। तो ये दोनों में बहुत बेसिक फ़र्क है। अगर इसको जो समझ लेता है शुरू में वो इंजॉय करता है, जो नहीं समझते हैं वो फिर सिस्टम को गाली दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये तो है सर। आपने बताया कि आप बार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, तो कैसे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड बार पॉलिटिक्स है उसने इम्पैक्ट किया प्रोफेशन को हमारे लिए, तब आपके लिए? देखिए, इसमें जो बार पॉलिटिक्स में मेरे जाने का एक रीज़न ये रहा कि जब आप फर्स्ट जनरेशन से आप आते हैं प्रोफेशन में तो आपको एक अपनी पहचान की भी भूख रहती है कि दुनिया मुझे कैसे जानेगी। ज्ञानी और नॉलेजेबल लोग तो बहुत हैं हमारे प्रोफेशन में, जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। एंड एक शॉर्ट टाइम में मेरे मेंबर्स, मेरी बार की कम्युनिटी मुझे कैसे जाने, तो वो पाथ मैंने चूज किया कि मेरे को बार की पॉलिटिक्स में, बार एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। सेकंड एस्पेक्ट वाज कि मैं मदद कर पाऊंगा अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो नीडी होगा। अगर उसको बार में कहीं कोई समस्या होती है, किसी भी तरह की समस्या हमारे यहाँ बार में एक यंगस्टर के लिए बहुत होती है, क्योंकि उसको कोई सीनियर चाहिए होता है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कभी कोई पारिवारिक इमरजेंसी हो गई, तो अगर आप बार में हैं, आप कैपेसिटी में हैं, तो आप उनको मदद करते हैं। तो ये इस तरह का एक हॉबी डेवलप हो गया। उसमें फिर धीरे धीरे बार में जब आप इलेक्शन लड़े और जीतते गए, तो उसके बाद आपको एक कहते हैं ना कि आपको एक साहस मिल जाता है कि आप लोगों की मदद करें। और मुझे इससे प्रोफेशन में बहुत ही मदद मिला। एक पहचान मिलती है आपको। आपकी एक पहचान मिलने के बाद आपकी बात अगर कोर्ट में आप रखते हैं तो उसको कोर्ट भी ध्यान से सुनती है, समझने की कोशिश करती है। और दूसरी बात ये होती है, उसमें सबसे जो बड़ी बात होती है कि आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जो नीडी लोग हैं उनको मदद कर पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफ़िकल्ट है थोड़ा। जो समय मेरा एंटरटेनमेंट में और क्लब्स में और इधर उधर जो बीतता, उसके अलावा आपको एट द सेम टाइम यू हैव टू स्पेयर योर टाइम फॉर योर मेंबर्स ऑफ द बार, और उसी वक्त आपको अपने केसेस की तैयारी भी करनी है अगले दिन के लिए। तो ये कोहेरेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत बचपन से मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था कि मुझे दोनों को ही लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जहाँ जो मैंने आपको बताया एंटरटेनमेंट का जो टाइम निकलता है उन पर कॉम्प्रोमाइज़ हैं। लेकिन मैं और मेरे साथ मेरे अपने छोटे ब्रदर होने की वजह से त्रिपुरारी जी का साथ रहता है। तुम दोनों भाई मिल करके प्रोफेशन से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और बाहर पॉलिटिक्स से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दोनों ही एक साथ चल रही होती है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको एक बार इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए बार में। अच्छा। हाँ, ये आपको बहुत मॉडेस्ट बनाता है। हाँ, हम्बल बनाता है। आप लोगों के सामने झुकना सीखते हैं, आपके एटीट्यूड में बहुत ग्रेविटी आती है। हाँ। और मैं तो बोलता रहता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि आप तो अपने खिलाफ कंपटीशन खुद खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो एक इंडिविजुअल जो थोड़ा सोशल रहना चाहता है तो और बेहतर हो जाएगा। तो इससे आपने महसूस किया होगा कि ह्यूमिलिटी आ जाती है और बहुत ज़्यादा आती है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं अगर कंटेस्ट कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ उनमें चेंज आता है। शरीर में कितना भी तकलीफ हो, अगर आप कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जा भी रहे हैं तो मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं,
क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि आप तकलीफ़ में हैं, और यू शुड बी रेडीली अवेलेबल फॉर द हेल्प ऑफ योर मेंबर्स। तो चीज़ें बहुत हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि बाहर पॉलिटिक्स से मेरे को तो वकालत में या अपने पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क महसूस हुआ। सर कई बार ये देखा है कि जो भी यंग लॉयर्स हैं उनमें भी एक तरीके का कन्फ्यूज़न इस बात को लेके रहता है कि हम प्रैक्टिस करें तो कौन सी, सिविल साइड की या क्रिमिनल साइड, किस तरफ ज़्यादा फोकस करें? ये देखिए, हर एक लॉ ग्रेजुएट का तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन होता होगा जो प्रोफेशन में आना चाहता है, लिटिगेशन में आना चाहता है खास तौर से। मैं जनरलाइज नहीं करता, लेकिन मेजोरिटी का ये दिमाग में रहता है। क्रिमिनल बहुत इंटाइसिंग लगता है क्रिमिनल केसेस करने का, उसमें पब्लिक फेम बहुत जल्दी मिलता है। आपने देखा होगा मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलती है, मीडिया ट्रायल होता है, उसमें आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही चमक सकता हूं और लाइक प्रोफेशन में मैं हाईलाइट हो सकता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है सुन करके, जो फिजिकल असॉल्ट्स हैं, मर्डर है, डकैती है, तो उसमें सुनने में तो अच्छा लगता है। और यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, तो मैंने भी सोचा कि जाते ही वकालत में क्रिमिनल ही केसेस करूंगा। तो मेरी अचानक मुलाकात उस वक्त जब मैंने 1991 में वकालत ज्वाइन किया, तो पंडित आर के नसीम हुआ करते थे, आपने सुना होगा कि बड़े सारे जसिका लाल मर्डर केस एंड ऑल वो करते थे। तो मैंने अचानक उनसे अभी मैं डायरेक्टली जा करके एक दिन मिला और उन्होंने मुझे सलाह दिया। उन्होंने भी अपनी करीब करीब जीवन के 45 ईयर्स निकाल दिया होगा उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम जा करके सबसे पहले किसी सिविल लॉयर के यहाँ 1-2 साल आप काम कीजिए, तब उसके बाद क्रिमिनल लॉ की सोचना। रीज़न वॉज जो मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस किया कि जो सिविल लॉ की वकालत करता है उसमें जो केसेस हैं, जो सूट्स हैं, वो खुद हमें बनाने पड़ते हैं। जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट का और दूसरी पार्टी से, उसको आप खुद एक्सप्लेन करते हैं और पूरी स्टोरी राइटर की तरह आप बैठ करके पूरा केस लिखते हैं आप। और उसके बाद अगर आप उसमें डिफेंडेंट हैं तो उसका जवाब भी उसी तरह से आप बनाते हैं उसमें। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें प्लीडिंग पार्ट सीखने को नहीं मिलता एक वकील को, क्योंकि जो चार्जशीट आती है वो तो पुलिस, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट आता है फाइनल, वो सारा पुलिस देती है। टोटल आप एज अ डिफेंस काउंसिल होते हैं, उसमें प्लीडिंग का कहीं कोई रोल नहीं है। एक बेल का स्टेज आता है और वो भी बहुत ब्रीफ में आप बेल बनाते हैं, अपना डिफेंस भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उसके अंदर, तो वो प्लीडिंग पार्ट आपका रह जाता है। तो आप यू डिडंट लर्न हाउ टू ड्राफ्ट ए केस, वो बहुत बड़ा लैकिंग हो जाता है। तो इसीलिए सबको मैं भी सलाह देता हूं और हमें करना भी चाहिए। आप एक लॉयर को एज ए ट्रेनिंग में भी उसको एज ए ट्रेनिंग भी उसको सिविल की प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल के लिए कोई मना है, लेकिन एक सिविल लॉयर जो अच्छा लॉयर है, अगर वो एक बेल एप्लीकेशन भी बनाता है, बेल पिटीशन, तो ही विल बी एबल टू पुट एवरीथिंग इनटू दैट। जो ग्राउंड्स हैं वो बना सकेगा बहुत अच्छे तरह से, बिकॉज ही नो हाउ टू ड्राफ्ट ए केस। लेकिन आप क्रिमिनल में जब जाते हैं तो आपको बहुत कुछ प्लीडिंग की आदत छूट जाती है। आप जो लॉ का एप्लीकेशन है पूरे ठीक से नहीं कर पाते हैं जी, इन कंपैरिजन ऑफ सिविल लॉ। लॉ दोनों ही, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्टिंग पार्ट है और जो प्रोसीजरल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, वो सिविल में अगर आपने कुछ साल कर लिया, शुरू में 1-2 साल, क्रिमिनल की अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। लेकिन एक सिविल लॉयर एक क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉयर को अगर कह दें कि सिविल की प्रैक्टिस करें तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो पार्ट देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि कैसे स्टोरी बनेगी, कैसे केस बनेगा। क्योंकि उसने तो हमेशा बना बनाया उसको केस मिला और उसमें वो डिफेंस खोज करके ओरली खड़े होकर के आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। जब चार्जेस भी फ्रेम होंगे तो ओरली आपको खड़े होकर चार्जशीट के बेसिस पर आपको आर्गूमेंट करने हैं। तो उसमें राइटिंग पार्ट 0 हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए कोई भी लॉ ग्रेजुएट है, सबसे पहले उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ दिन वो सिविल की ट्रेनिंग केसेस की ज़रूर ले। ओके सर। सर फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मतलब अगर वो सोचें अपने तरीके से, तो उनको भी मतलब सिविल मैटर ही पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
मैं पूछ रहा हूँ कि अर्निंग के पर्पस से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं देखिए, वो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्रिमिनल में हो सकता है कि इनिशियली जो उसमें छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उसके लिए कोई आपको एंगेज कर ले, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में या जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आजकल पब्लिक और कोई कंपनी कॉरपोरेशन यंग लॉयर्स को भी ट्रस्ट करने लगी है। उनको ऐसा लगता है कि यंग लॉयर भी डिलीवर करता है, अच्छा डिलीवर करेगा। अदरवाइज पहले बहुत सिचुएशन दूसरी तरह की थी, लोग सीनियर मेंबरों की खोजते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदली है, उसमें यंग लॉयर्स को भी मौका मिलता है। और जैसे हम क्रिमिनल में देखते हैं कि छोटे छोटे ऑफेंसेज होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उसी तरह से सिविल में भी इंजंक्शन होता है। हाँ, छोटे रिकवरी के केसेस होते हैं, उसमें सिविल में दायरा ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ क्रिमिनल केसेस फॉर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो आप आपके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं लोगों को कि इसमें सिविल में भी आप घबराए नहीं, उसमें भी कमाने का बहुत रास्ता है, स्कोप है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है सर, एक सीरीज है सूट्स, तो देखा है आपने वो? हाँ, थोड़ा बहुत देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा ठीक है सर। तो काफ़ी लोगों ने देखा होता है, जैसे जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो एक्चुअली सिविल सूट्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी सूट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना होता है। ओके। और हमें उसमें अपना पार्ट एक्सप्लेन करना होता है। किसी भी लायबिलिटी में आपको ये दिखाना होता है कि दैट आई प्लेड माई पार्ट। ओके। आई प्लेड माई पार्ट। लाइक कॉन्ट्रैक्ट हर जगह होगा, ओरल होगा, रिटन होगा, बिना कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के आप कोई सूट तैयार नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो पहले तो हमें ये एज ए लॉयर सबसे पहले ये काम होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट को देखना होता है। और दूसरी बात ये देखनी होती है कि दूसरे पार्टी का फेल्योर कहाँ कहाँ है, एंड हाउ आई हैव प्लेड माई पार्ट। लाइक हमें ये दिखाना होता है कि मैंने अपना पार्ट ठीक से प्ले किया है। तो ये अगर समझ में आ गया आपका, तो देन आप यू विल सिट फॉर ड्राफ्टिंग ए सूट। ओके। सूट, जैसी सूट हम लोग बनाने लगते हैं तो सबसे पहले ये तय करते हैं कि डलेगा कहाँ, जुरिस्डिक्शन वाला। हाँ, सूट हमारे यहाँ जैसे जो पिटीशंस होती हैं, आपने सुना होगा पिटीशन है, सूट्स हैं, तो क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में? पिटीशंस वहाँ डलती हैं जहाँ पर स्पेशल एस्टिट्यूट बने हुए हैं। ओके। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बना है, तो वहाँ पे पिटीशन, तो वहाँ पिटीशन डलेगी। ओके। जैसे मैट्रिमोनियल हिंदू मैरिज एक्ट है, तो वहाँ पर पिटीशन डलेगी, वहाँ सूट नहीं डलेगा। ओके। हाँ, वहाँ पर ये पिटीशन चलती हैं। ठीक है। सूट तो हो गया जैसे रिकवरी करना है हमें, हाँ, तो उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, कोई स्पेसिफिक इंजंक्शन हमें लेना है, कहीं कोई स्टे लेना है, रिकवरी डालना है, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो इनमें सूट्स डलते हैं। ओके। तो अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये तय करना होता है कि डलेगा किसके यहाँ, कौन सी जुरिस्डिक्शन उसकी तय करनी होती है, जज कहाँ डलेगा। ये दिल्ली में खास तौर से एक स्पेशल प्रोविज़न बना, क्योंकि दिल्ली जब हाई कोर्ट बनी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से वहाँ से जब निकल के आई दिल्ली, तो शुरू में यहाँ पर केवल 6 जजेस थे और मैटर ज़्यादा नहीं था। ओके। तो मैटर ज़्यादा नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट में यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट में रख लिया गया कि कुछ जो ओरिजिनल सूट होंगे, हाँ, वो सीधे वो यहाँ हाई कोर्ट में भी डलेंगे, क्योंकि 2 जजेस के पास काम रहेगा और वो भी कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे स्टार्ट हुआ जर्नी। शुरू में जब हमने वकालत ज्वाइन किया, 91 की बात है, तो उस वक्त 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए से ऊपर वाले सूट्स दिल्ली हाई कोर्ट में डलते थे। 1 लाख रुपए के नीचे आपके सिविल जज के यहाँ डलता था। और फिर उसके बाद 1 से 5 हुआ। जैसे जैसे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लिटिगेशन के नंबर बढ़ते गए, तो 1 लाख से 5 लाख हुआ, 5 लाख से 20 लाख हुआ, 20 लाख, अभी 2 करोड़ है। ओके, 2 करोड़। तो ये दिल्ली में एक सरप्राइजिंग अरेंजमेंट है कि वो यहाँ आप अगर 2 करोड़ एंड अबव का सूट है, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे हाई कोर्ट इज अदरवाइज एपिलेट कोर्ट, लेकिन यहाँ दिल्ली में जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल 2 करोड़ से ऊपर वाले केसेस का दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी भी नीचे की जो कोर्ट्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उन लगातार लड़ रही हैं कि लाइक अदर स्टेट्स दिल्ली में भी आप अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दें।
ओके, कि पहले जैसे ट्रायल होता है तो वो नीचे ही हो। हाँ, तो दूसरे इंडिया के बाकी स्टेटों में ऐसा ही है अरेंजमेंट कि एक सिविल जज है और उसके मुंसफ बोलते हैं, जैसे मुंसफ सिविल जज, मुंसफ जज बोलते हैं उसको स्टेट्स में। तो वहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, अगर 100 करोड़ का मैटर है तो वो नीचे ही डलेगा, नीचे ही डिसाइड होगा। लेकिन दिल्ली में खास तौर से जो मैंने आपको बताया एक्सेप्शन में है दिल्ली का सिस्टम, 2 करोड़ से ऊपर का जो भी, वो दिल्ली हाईकोर्ट में डलेगा। ओके, लेकिन बाकी स्टेटों में ओरिजिनल जो सूट है वो नीचे से मुंसफ के यहाँ से शुरू होगा, उसकी हायरार्की वहाँ से, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट। ओके, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में है कि ओरिजिनल साइड अगर आपने 2 करोड़ से ऊपर का डाला दिल्ली हाई कोर्ट में तो उसकी अपील वहीं डबल बेंच के यहाँ जाएगी, क्योंकि सिंगल जज के यहाँ ऑलरेडी था। ओके, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है। तो सूट्स क्लियर हो गया, पिटिशंस जहाँ स्पेशल स्टैट्यूट्स हो गए वहाँ हो गए। ठीक है कि हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें हम कुछ पिटिशन, वो पिटिशन होगा। और कोई भी स्पेशल स्टैट्यूट हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। उसके बाद आपका सबसे पहले सूट्स में पहले कोर्ट आपने तय कर लिया कि कहाँ डलेगा, फिर डालने वाले का नाम आ गया, फिर किसके खिलाफ डलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं आप उसका टाइटल लिख देते हैं कि सूट का टाइटल क्या है, फिर उसके बाद अपने बारे में आप बताते हैं जो प्लेंटिफ होता है, फिर डिफेंडेंट के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन्स बताते हैं। फिर उसके बाद आपको कॉज ऑफ एक्शन लिखना होता है कि फॉर व्हाट रीजन यू हैव कम टू कोर्ट। ओके, और नए नए बदलाव होते रहते हैं। अभी जो कमर्शियल सूट्स डल रहे हैं उनमें प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन कंपलसरी हो गया है। ओके, या आप सूट डालने से पहले एक बार आपको मीडिएशन में जाना होगा। अगर वहाँ अगर आपका दोनों पार्टी का मीडिएशन नहीं होता है तो देन यू कम टू कोर्ट, फेलियर की रिपोर्ट लेके आना होता है। तो उसमें भी अब काफ़ी सूट्स में नीचे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पहले मीडिएशन में जाते ही कई बार मैटर सेटल हो जाता है, तो सूट डालने की नौबत भी नहीं आती है। ओके, तो सूट का कहते हैं ना जैसे कलर बदलता रहा है सूट का, लाइक ये डिफरेंट एक एडिशन हो गया कलर का कि आप पहले ही मीडिएशन करो। ओके, कमर्शियल जितने सूट्स हैं उन सब में पहले प्री लिटिगेशन कंपलसरी हो गया है। ओके, तो अब सूट का रंग आप कह सकते हैं कि बदल गया है है Yes. वो अगर नहीं अब पार्टी मानती है, एक मौका पहले ही देते हैं स्टार्ट करने से पहले कि हाँ कंसिलेशन हो पाए तो हाँ। कर लेना चाहिए। जैसे वो महाभारत स्टार्ट होने से पहले भगवान कृष्ण ने कहा ना कि वो पहले बात करके देख कर लो। तो ये सूट्स में एक नया चेंज आया है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम देखते हैं कि अगर हम सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग है, तो अगर पहले ही सेटलमेंट हो जाए मीडिएशन में तो बेटर है। तो सर ये मीडिएशन जो है ये मतलब हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में मीडिएशन होगा, और बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर है हाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। और मीडिएशन का अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत बढ़िया बना दिया है, हाई कोर्ट में भी बहुत अच्छा है। मीडिएशन सेंटर तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी बने हुए हैं, कई मैटर वहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी रेफर कर देती है कि आप मीडिएशन सेंटर में जाएं, तो वहाँ भी जाता है मैटर मीडिएशन में। खासतौर से जो मैट्रिमोनियल वगैरह जो डिस्प्यूट्स हैं हाँ कि कई बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ भी डायरेक्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप पहले एक बार जाओ मीडिएशन में जाओ, तो वहाँ भी सेटल हो जाता है, वहाँ उस लेवल पर भी जाकर मैटर सेटल होता कि है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है इस वजह से नहीं हो पा रहा है, एग्रीमेंट या सेटलमेंट इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि आप लोगों में बातचीत ही नहीं हो रही है, एग्जैक्टली तो एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाए कि आपस में डिसाइड कर लें। सूट में एक और बात बड़ी ध्यान रखने की जरूरत होती है, लिमिटेशन जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली, बहुत इम्पोर्टेंट। लिमिटेशन अगर आप ओरिजिनल लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं होती, ओके, अपील में आपका डिले हो गया हाँ तो आप तो अपील में एक्सटेंशन डाल सकते हैं, कंडोनेशन डाल सकते हैं उसमें, लेकिन सूट्स में नहीं। ओके सर, सूट में जो ओरिजिनल डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है उस दिन के विद इन द टाइम डलता है, अदरवाइज आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी सूट डालने की वो खत्म हो जाती है। सर एक बार ना ये लिमिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है इसको व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, लिमिटेशन लाइक अगर कोई चीज़ तुम्हारी हमारी तय हुई, एक पर्टिकुलर डेट के दिन आपने मेरे को पैसे की पेमेंट करनी है, ठीक है, और आपने पेमेंट नहीं किया, तो दैट लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डे, उसी पर्टिकुलर दिन से शुरू होगा। विद इन 3 years आपको एक सूट डालना है उसके ऊपर रिकवरी का। हाँ कि ये नहीं हो कि मैं 10 साल बाद जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए थे अब लाओ। हाँ, तो वो नहीं डाल सकते। फिर कोर्ट कहेगा कि अब इतने दिन तक तुम सो रहे थे तो मत आओ। फिर एक दूसरी सिचुएशन होती है कि जैसे आपने कोई डेट तय किया, डेट तय करने के बाद आपने पूरे पैसे नहीं दिए, मेरे को उसके 6 महीने के बाद आपने उसके 10% ही दिया,
तो जिस दिन आपने 6 महीने के बाद 10% दिया था पार्ट पेमेंट, उस दिन से फिर नया लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो सूट में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें टाइम का एक्सटेंशन नहीं होता, कॉन्डोनेशन नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके अगर किसी से आपको कुछ पैसे लेने हैं या कोई भी किसी तरह का कोई क्लेम करना है तो यू मस्ट फाइल योर लीगल एक्शन विद इन दी टाइम लिमिटेशन फ्रेम। तो सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल के लिए अलग अलग पीरियड है? हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पीरियड है। ओके जैसे रिकवरी का आपको बताया मैं 3 इयर्स है। सूट फॉर पोजीशन के लिए आपको 12 साल मिलता है। जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन है उसके लिए 3 साल मिलता है। ओके ऐसे पूरी टेबल बना हुआ है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। आप उस टेबल से आप एक्सेस करके हर चीज़ का लिमिटेशन जान सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि वकील के लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टेबल है कहाँ। एग्जैक्टली तो वो टेबल जैसे पता लग जाएगी आप हर एक चीज़ का लिमिटेशन आपको पता हो जाएगा। वो देख लेंगे वहाँ पे। सर जैसे मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है तो उसका वही है कि अगर मुझे सूट फॉर पोजेशन डालना है तो मैं जब से कब्जा हुआ है तब से 12 साल के अंदर में मैं सूट डाल दूँ। मान लीजिए मैं लेट हो गया तो क्या कंडोनेशन बिल्कुल नहीं होगी या कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकती है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि सूट में कंडोनेशन एक्शन कोई कंडोनेशन? ओके कोई कंडोनेशन नहीं। हाँ लेकिन पार्ट कॉज ऑफ एक्शन अगर कुछ होता है बीच में, पार्ट कॉज ऑफ एक्शन लाइक जैसे मैंने बताया आपको कि बीच में किसी ने थोड़ी पेमेंट दे दी, ओके या तो वैसा कोई एक्शन हो जाता है तो वहाँ से टाइम बढ़ जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशन का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट सर क्या है ना, जैसे हम लोग लॉयर्स हैं तो वी नो दिस फैक्ट, दिस एस्पेक्ट, बट कॉमन पब्लिक को नहीं पता होता कि लिमिटेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जैसे ही कोई ब्रीफ आता है हमारे पास तो इमीडिएटली हम लोग सबसे पहले यही चेक करते हैं हाँ कि कब से हुआ, लिमिटेशन में है कि नहीं, एग्जैक्टली ज्यूरिडिक्शन कहाँ बनती है इसकी सूट डालने की, ज्यूरिडिक्शन भी जैसे डिफेंडेंट कहाँ रहता है या कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ, ट्रांजैक्शन कहाँ हुई। बेसिकली ये 3 स्टेप्स बनते हैं ज्यूरिडिक्शन के लिए। तो जैसे ब्रीफ हाथ में आता है तो मेजर चीज़ें पहले चेक करते हैं हम लोग। जैसे चेक करके पता लगता है कि विद इन द टाइम लिमिट है तो देन वी स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन टू फाइल ए सूट। ओके सर। और सर मान लीजिए डिक्री हो गई तो डिक्री के लिए के बाद हमें एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है? हाँ, उसी कोर्ट में ही एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। कोर्ट से फिर बेलीफ अपॉइंट होता है, प्रोसेस सर्वर का एक बड़ा कहते हैं ना रूप बेलीफ हो जाता है, बड़ा ऑफिसर। ओके वो जाके वो डिग्री को एग्जीक्यूट कराता है। और एग्जीक्यूशन किसी डिग्री का करा लेना भी उतना ही मुश्किल काम होता है जितना डिग्री लेना मुश्किल होता है। सर ऐसा क्यों होता है? मतलब डिग्री मेरे फेवर में आ गई, उसके बाद एग्जीक्यूशन में टफ क्यों होता है? एग्जीक्यूशन में जैसे कोई सिविल डिग्री मिल गई और जिससे आपने डिग्री ली है जिसके खिलाफ, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ओके तो वो देगा कहाँ से? तो मतलब सोल्ड आउट कर दिया या कुछ वैसा? हाँ, सोल्ड आउट कर दिया या नहीं है उसके पास, ओके तो वो देगा कहाँ से? ओके तो उसके लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट की भी जो व्यवस्था होगी, जो एक्सपेंसेस आएंगे उसके रहने के लिए, वो डिग्री होल्डर को ही देना होगा। अच्छा, तो इसलिए नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम फिर बात सूट पर आ गई, जैसे सूट डालते हैं हम लोग तो मैं बार बार यही पूछता हूँ कि सूट तो डाल रहे हैं हम लोग, सामने वाला पेमेंट देने की स्थिति में है तब तो सूट डालें, नई स्थिति में है तो ये सूट की डिग्री लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो ये चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होता है चीज़ों का वैसे वैसे आप समझ पाते हैं। लेकिन वही है सर कि मतलब हर स्टेज पे, इवन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखने का है। हमेशा ही है। आपने देखा होगा कि जीवन भर एक जुडिशियल ऑफिसर हाई कोर्ट से भी रिटायर हुए और उसके बाद फिर अगेन दे ज्वाइन द बार। एग्जैक्टली तो फिर वो बोलते हैं कि आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स दैट अगेन आई हैव स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स। एग्जैक्टली तो ये प्रैक्टिस जो है कभी ख़त्म नहीं हुई, जब तक जीवन है, टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ यू कीप ऑन लर्निंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली मिलता है। ओके सर, हर एक केस में एक नई चीज़ मिल जाती है। ये तो है सर। सर हमने बात करी लिमिटेशन की, उसी से रिलेटेड है एडवर्स पोजेशन। तो एडवर्स पोजेशन क्या होता है? और
एडवर्स पोजीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में ये रहता है कि मेरा 12 साल हो गया तो मैं मालिक बन गया इसका। ऐसा रहता है। हाँ, तो आपने सुना होगा कि ये हाँ सरकारी जगह है, 33 इयर्स हो गए, 35 इयर्स हो गए तो 30 साल तो मैं का मालिक हो गया। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 12 साल हो गए तो मैं मालिक बन गया। तो इसमें ऐसे मालिक नहीं बनता कोई। ओके, इसमें आपको होस्टाइल पोजीशन शो करना पड़ेगा। शो करना होता है। जिस दिन से वो स्टार्ट होता है उस दिन से वो पीरियड काउंट होता है। होस्टाइल पोजीशन ये हो गया कि जो उसका ओनर है, जो उस प्रॉपर्टी का, वो उसको इस बात का इंटीमेशन है, आपने उसको कह रखा है कि मैं यहाँ कब्जे में हूँ, और उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहा है आपके खिलाफ। अच्छा, ओके। लाइक समबडी इज सिटिंग इन माई प्रॉपर्टी हाँ, एंड दिस इज ऑन द पेपर, और उसके बाद भी मैं कुछ नहीं और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके, और वो बता के बैठा हुआ है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके बैठा बैठ हुआ गया हूँ, हूँ। आई एम इन पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, Yes. और 12 साल हो गए। और तुम जो करना है कर लो। तो उसके बाद फिर तो उसके बाद फिर आपने 12 साल तक कुछ नहीं किया, हाँ, तो लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया। तो लेकिन जितने लोग बैठे रहते हैं वो इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता उनके पास, और अपनी हॉस्टिलिटी वो दिखाया नहीं होता है करने कागजों के पे, लिए। हाँ, और वो सोचते हैं कि मैं आज कब्जे में बैठा हूँ तो मैं मालिक ही बन गया। ओके, तो दे हैव टू गो आउट। वो फिर एडवर्स पोजीशन का उनको फायदा नहीं मिलता है। अच्छा। तो सर वैसे किन किन केसेस में हो जाता है, मतलब ऐसे तो फिर नहीं, ऐसा कैसे, जैसे तो आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने उसमें ट्रेसपास करके कब्जा कर लिया, बैठ गया, और कोई जो भी मैंने आपको कह भी दिया कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई पुलिस कंप्लेंट हुई तो आपको पता लग गया, कम्युनिकेट हो गया। किसी तरह का मैंने ही नोटिस दिया कि जी आपकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर द एक्चुअल ओनर एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू केप्ट क्वाइट फॉर 12 years। हाँ, तो उसके बाद फिर सही में आप रेमेडी तो ले नहीं सकते हो, बिकॉज वो लिमिटेशन के बाहर हो गया। तो वो एडवर्स पोजेशन में फिर लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कब्जे में बैठा हूँ और आप इसके मालिक हैं, तो आप आके मेरे ऊपर सूट डाल सकते हैं कभी भी कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, चलो यहाँ से निकलो बाहर। ओके, यू गॉट इट। तो वो हॉस्टाइल पोजीशन के लिए आपको हॉस्टिलिटी दिखानी जरूरी है। तो गवर्नमेंट के केस में कैसे होता है सर? गवर्नमेंट के किसी में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, केस मुकदमे होते हैं, कंप्लेन होता है। अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ, हाउस टैक्स दे रहा हूँ, और उनको कोई और वहाँ कोई सरकार को इससे लेने देने नहीं है। गवर्नमेंट में तो और आसान काम हो जाता है, दुनिया भर के वहाँ बिजली लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, ओके, बहुत सारे वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, और आपने कुछ नहीं किया है, गवर्नमेंट की साइड से कुछ नहीं हुआ। ओके, कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। सर फिर तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती होगी। तो आपने देखा होगा कि जितने रिहैबिलिटेशन स्कीम्स में गवर्नमेंट हटाती है, रेगुलराइज कराती है, या रिहैबिलिटेशन में ऑल्टरनेट प्लॉट अलॉट करती है, ओके, ये सब ये अरेंजमेंट है इस तरह से गवर्नमेंट की जगह खाली कराने का। ओके, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। सर एक जब हम सिविल सूट्स की बात करते हैं तो एक टर्म आती है रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस, तो ये क्या होता है? देखिए, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह के लिटिगेशन ऐसे होते हैं कि उसमें पहले ही ऑलरेडी आप एक राउंड लिटिगेशन कर चुके होते हैं कई बार। तो रेस जुडिकेटा तो हो गया कि बिटवीन द सेम पार्टी विद रिगार्ड टू द सेम प्रॉपर्टी, विद रिगार्ड टू द सेम प्रॉपर्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टाइटल, आपका एक राउंड लिटिगेशन हो गया, और उसमें मैटर डिसाइड हो गया, फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया, और आप फिर कुछ समय के बाद आपका मन करता है कि उसमें डालूं, तो दैट विल बी बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकेटा। ओके, आप यू कांट डू दैट। हाँ, फिर से आप उसको खोल नहीं सकते उसको, फिर से आप जाके उसको फिर रीओपन नहीं हो सकता है। रीओपन नहीं होता। वो खास तौर से वो मैटर इन इशू बोलते हैं ना, मैटर इन इशू, अगर वो हो गया है तो आप उसको सेम पार्टीज में है, सेम प्रॉपर्टी है, तो आप उसको दोबारा नहीं खोल सकते। साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो ऑलरेडी उसमें मुकदमा चल रहा होता है। ओके, रेस सब जुडिस हो गया है जो, उसमें ऑलरेडी बिटवीन द सेम पार्टी मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, सेम इशू,
इज ऑलरेडी पेंडिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ तो वो पेंडिंग है रेस सब जुडिस में, तो भी वहां भी आप दूसरा सूट नहीं डाल सकते वहाँ। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो उसी मैटर में उसी में जाके डालिए, कहिए। अदरवाइज दैट विल बी स्टे बाय द कोर्ट। आप नहीं डाल सकते नया। जैसे एक पार्टीशन सूट है, एक भाई ने डाला हुआ है, चार भाई ऑलरेडी पार्टी हैं उसमें, और बाद में एक भाई ने एक अलग से पार्टीशन सूट डाल दिया बाद में सब्सिक्वेंटली विद रिगार्ड टू द सेम प्रॉपर्टी। सो दैट सब्सिक्वेंट सूट विल बी स्टेड बाय द कोर्ट। ये मैटर इन इशू पहले वाले में ही डिसाइड हो जाएगा। इट इज बेटर कि आप इसमें ही आके आप पार्टी ऑलरेडी हैं, हाँ, तो फिर आप पार्टी भी नहीं बनने की जरूरत है, जो भी कहना है यहीं पे इसी पे कहो, उसी में डिफेंड करो। तो ये हो गया रेस सब जुडिस। सब जुडिस मीन्स लाइक ऑलरेडी पेंडिंग है, और वो रेस जुडिकेटा हो गया जिसमें ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है, तो आप फिर से उसको जाके ओपन नहीं करें। तो बहुत सारे लिटिगेशन ऐसे होते हैं जिसमें ये सिचुएशन पैदा होती है, जब पार्टी दूसरी अपीयर होती है तो फिर वो कह देती है कि तो ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है, तो फिर वो कोर्ट इस पे एक्शन लेती है। ओके, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगती है जिसमें वो स्टे कर देती है सब्सिक्वेंट सूट को। ओके सर। तो ये आप एक और प्रोविजन है, कई बार मर्ज भी हो जाता है सूट उसी में। अच्छा, कोर्ट दोनों सूट को एक साथ कर मर्ज कर देती है। सब मीनिंग देयर बाय कि जो सब्सिक्वेंट सूट है वो चलता नहीं है, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रेस ऑफ जुडिस। ओके सर। हम कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ मैटर्स होते हैं जो एसडीएम कोर्ट्स में डिसाइड होते हैं, तो वो कौन से मैटर हैं जो एसडीएम डिसाइड करते हैं या सिविल कोर्ट और सिविल जज नहीं डिसाइड करते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कोसाई जुडिशियल कोर्ट होती है, ठीक है। उसी सेम एसडीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है, इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन साथ में उसको कुछ जुडिशियल पावर भी देते हैं। ओके, जुडिशियल पावर इज विद रिगार्ड टू लाइक एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं एक्सक्लूसिवली, जहाँ अर्बनाइज्ड नहीं है एरिया। ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, हाँ, जो अर्बनाइज नहीं एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज जो है उसके पास एज ए जुडिशियल कोर्ट पावर है उनके पास। ओके, खास तौर से आपने सुना होगा कि जहाँ प्रॉपर्टी की सीलिंग करनी है, ओके, सीलिंग करनी है, ठीक हाँ, है, सीलिंग करनी है, हाँ। तो वो जहाँ एग्रीकल्चर लैंड में कहीं किसी तरह का विवाद हुआ, पुलिस की कोई कंप्लेंट आई, तो एसडीएम वहाँ उसकी सीलिंग ऑर्डर कर सकता है, स्टे कर सकता है, ये सब करते हैं। दैट शुड बी एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर लैंड। ओके, और जहाँ अर्बनाइज हो गया वहाँ पर सिविल कोर्ट्स को पावर हो जाती है। ओके, तो और भी कोई मैटर्स हैं जो मतलब एसडीएम डील करते हैं? एसडीएम अब उनके बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर पे भी उनको आपने देखा होगा, पहले हम लोग सुनते थे धारा 144 हाँ लगा हुआ है, तो क्रिमिनल एक्शंस भी बहुत सारे। हाँ, उनके अलावा वो जो ये जो आपके 107 151 के मैटर हो गए, ब्रीच ऑफ पीस के मैटर हो गए, इसी तरह के मैटर हैं उनके पास जाते हैं। कई तरह के मैटर हैं उनके पास। हाँ, ये सारे जो नोटिफाइड मैटर हैं, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ही कुछ काम ऐसे हैं जो वहाँ पर जुडिशियल कहते हैं ना प्रोसेस इन्वॉल्व है, हाँ, तो उसकी भी उनको पावर मिल जाती है। ओके सर। कोर्ट्स में और उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि कोर्ट के अंदर लिटिगेशन, एविडेंस, सीपीसी जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है, जहाँ वो सब फॉलो होती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लाई होता है। और ख़ास तौर से जो मैंने बताया आपको कि जो अर्बनाइज एरियाज हैं, और उसके अलावा और जितने तरह के मैटर हैं अदर देन ऑल सब सिविल कोड में आते हैं। सर, कई बार ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी के सेल परचेज में भी कई सारे डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जिसकी वजह से सिविल सूट्स या जो भी हम रेमेडी सीख करते हैं वो करते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी परचेज़ कर रहा है, तो वो कैसे इंश्योर करें इस बात का कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं है? सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो ये पता करना होगा कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कहाँ है। ओके, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी भी कई तरह की है। जैसे कई ऐसे प्लॉट्स हैं जो डीडीएस अलॉटेड है। ओके, कई फ्लैट्स ऐसे हैं जो डीडीएस अलॉटेड है। ओके, कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में बने हुए हैं अलग से। ओके, कई ऐसे भी फ्लैट हैं जो प्राइवेट बिल्डरों ने बना लिया है।
जिसको हम बिल्डर्स फ्लैट बोलते हैं। बिल्डर्स फ्लैट बोलते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर ही मकान बना हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है। ओके। कई जगह ऐसे है जहाँ डीडीए का प्लॉट जो मैंने बताया आपको अलॉटेड है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कहाँ है। ओके। क्योंकि जिसको भी पहली बार अलॉट हुई होगी, हाँ, उसमें सारा पर्टिकुलर्स लिखा रहता है, उसके अंदर उसकी फाइल नंबर होता है, उसका कोड, वहाँ जो उनके ऑफिसेज हैं उनके पास उसका एक फोल्डर होता है हर एक अलॉटमेंट का। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर लैंड कहीं लेते हैं तो उसका भी खसरा खतौनी वहाँ पर जो इलाके का तहसीलदार होता है उसके ऑफिस में, उसके यहाँ रिकॉर्ड में जमा होता है कि ये जगह, ये लोकेशन, इतनी जगह इस आदमी के नाम, इस भूमिधर के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आराम से पता लग जाता है। ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं ना इसको, ड्यू डिलिजेंस लेना। तो आप चले जाएं सबसे पहले वहाँ। अगर कई बार वो प्रॉपर्टी बिकी है तो भी चेन आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जाके आप पता कर सकते हैं कि किसके बाद किसको गई है। हाँ, किसी लॉयर को आप एंगेज कर सकते हैं करके, वो वहाँ सर्च रिपोर्ट तैयार करता है वो। ओके। वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना लेगा कि कब कि ए के नाम से बी का नाम कब हुई, सी के नाम कब हुई, डी के नाम कब हुई। तो ये सारा डिलीजेंस हमें लेना पड़ता है कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले। कई बार हम लोग लापरवाही करते हैं, ये करते ही नहीं। दूसरा, लोन वगैरह में कहीं कोई सीक्रेटली कोई कहीं उसी का कलर्ड कॉपी बना के या वही प्रॉपर्टी का कोई डुप्लीकेट सेल डीड बना के कहीं ऑलरेडी कहीं बैंक से लोन ले लिया है, मॉर्गेज कर लिया है। हाँ, तो वो उसको पता लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है अगर कोई सोर्स ना बताए तो। अदरवाइज आप पब्लिक नोटिस वगैरह न्यूज़पेपर में, अगर बहुत स्ट्रिक्ट ज़्यादा है तो आप उसमें न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, पब्लिक नोटिस निकाल सकते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू परचेज दिस प्रॉपर्टी। अगर कहीं कोई इस पर कोई देनदार है तो आके बता दे। तो कई बार पब्लिक नोटिस से भी चीज़ें निकाल आती हैं। अच्छा। लेकिन सीक्रेटली अगर कहीं कोई किसी ने कुछ उस प्रॉपर्टी को कहीं थर्ड पार्टी राइट इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, जो ट्रेसेबल नहीं है, पेपर पर नहीं है, और जब आपको पता लगता है तो फिर आप उसमें उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन में जा सकते हैं आप, चीटिंग के लिए, दैट ही हैज चीटेड मी। ओके, राइट। तो वो अभी आपने देखा कई बार बिल्डर, ये जो फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लैट्स में प्रॉपर्टी, वो प्लॉट रजिस्टर्ड भी होता है, उसकी सेल डीड भी दिखती है, सब कुछ दिखता है। बाद में पता लगता है कि उसमें तो 150 फ्लैट बनने थे, उसमें तो 600 फ्लैट बना दिए हैं। ओके, फिर कैसे? तो फिर वो इस तरह कई बार सिचुएशन आती है जहाँ कई बार ट्रेस नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़े विजिलेंट हैं तो आप जा करके जहाँ वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और जहाँ से उसका सैंक्शन प्लान इशू हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने का सैंक्शन प्लान इशू हुआ है। तो थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है, अपनी तरफ से डिलिजेंस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। ओके सर, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी। जैसे हम यही बात कर रहे थे, मान लीजिए सैंक्शन जो फ्लैट्स बनाने के लिए, जैसे दिल्ली में मोस्टली केसेस में जो बिल्डर्स फ्लैट होते हैं 4 फ्लोर तक परमिट होता है। किसी ने मान लीजिए 5वां बना रखा है, मैंने जाके 5वां ही खरीद लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब देखिए, एक तो 5वें की रजिस्ट्री नहीं होगी, 5th फ्लोर। हाँ, 5वीं की रजिस्ट्री नहीं होगी, नंबर 1। हाँ, आप 4th ले लिया आपने, 4th के साथ रूफ राइट ले लिया तो बेशक आपको मिल जाए। अदरवाइज उसके लिए दिल्ली में तो पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल जो लोग करते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होता, दैट कैरीज नो टाइटल। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैम्प केस के बाद साफ क्लियर कर दिया है कि वो दैट कैरी नो मीनिंग, जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी से और एग्रीमेंट टू सेल से बेच देते हैं। अदरवाइज सब रजिस्ट्रार ही आपको रजिस्ट्री नहीं करेगा अगर 5वीं मंजिल है तो। 5वीं मंजिल है तो नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर फिर भी अगर आपने करा लिया किसी तरह से तो वो तो वाइड है। हाँ, वो तो गलत है, वाइड है, लेना नहीं चाहिए आपको। सर, कई बार हमने देखा है कि जैसे फ्लैट्स में जो लोग रह रहे होते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ज़मीन किसकी है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, कहीं भी कोई भी फ्लैट लेंगे अगर आप, फ्लैट भी 2-3 तरह का है, मेजरली 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो जो प्लॉट पे प्राइवेट फ्लोर्स बने रहते हैं, दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड लाइक फ्लैट फ्लोर वाइज।
और एक या तो एक बिल्डर ने बनाया जिसमें कि 150 फ्लैट्स बने हुए हैं। तो दोनों ही केस में वहाँ लैंड का शेयर ऑलरेडी आपको सेल डीड में चेक करने की ज़रूरत है। ओके। जैसे आप जिसमें बैठे हुए हैं इस प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल, तो ऑलरेडी इसमें खुला हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर का 40% लैंड शेयर है, फर्स्ट फ्लोर का 20% है, सेकंड का 20 है, उसका जो उसको ऊपर है उसका 20 है। ऐसे करके ऑलरेडी उसमें खुला रहता है लैंड शेयर। ओके। कि कल को डिमोलिशन हो या कल को दोबारा बने या किसी तरह का कोई भूकंप आ जाए या कोई परेशानी हो जाए तो उस लैंड में उसका ओनरशिप रहना चाहिए। तो सिमिलरली जितने फ्लैट्स हैं जहाँ से हम फ्लैट खरीदते हैं उसमें लैंड ओनरशिप लीज होल्ड राइट्स उसके रहता है उसके अंदर। ओके। उसमें लिखा रहता है कि इसको कितना % मिलेगा यहाँ के लैंड में। ओके। तो वो चेक करने की ज़रूरत होती है उसकी। उन लोगों को चेक करना। अच्छा, कई बार कई जगह नहीं भी लिखते हैं लोग, नहीं भी लिखते हैं तो लेकिन लीज होल्ड राइट्स में वो लिखते हैं कि उसका लैंड में भी उसका वो है। कई बार लिख देते हैं कि इक्वली होगा, जो 4 ऑक्यूपेंट हैं तो चारों को बराबर होगा। ओके। लेकिन वैसे खोलना जरूरी रहता है। 99% हर एक फ्लोर में प्राइवेट जो फ्लोर्स हैं उनमें तो लिखा रहता है कि इतना % इनका लैंड में हिस्सेदारी है। ओके। और डीडीए वगैरह और गवर्नमेंट वाले में तो ऑटोमेटिक लिखा ही रहता है उसमें। अच्छा, उसमें रहता है। ओके सर। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप परचेज कर रहे हैं हाँ तो ये सब देखने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। और आप ये समझ के लें कि मेरा इतना का ही इसमें शेयर मैं ले रहा हूँ। ओके। जान करके आप लेंगे तब तो कोई इशू नहीं है। कई बार आप बिना अनजाने ले लेते हैं, देन यू फील चीटेड कि मैंने इतना पैसा दिया और मेरे को पता ही नहीं था ये बात। तो कई बार हम लोग 90% केसेज में लापरवाही खुद की होती है जो परचेजर होता है उसकी। ओके। तो उसको ना करें। एग्जैक्टली। सर, ये दाखिल खारिज क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी के क्यों ज़रूरी होता है दाखिल खारिज कराना या म्यूटेशन कराना? दाखिल खारिज कोई इंग्लिश में म्यूटेशन जैसे हम लोग बोलते हैं। दाखिल खारिज का होना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें करंट ओनर कौन है, ओके, उसका रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ओके। लाइक ए सोल्ड ए प्रॉपर्टी टू बी, सेल डीड हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो रिकॉर्ड है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि जो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ए मालिक था लेकिन उसने प्रॉपर्टी बेच दी बी को, तो ऑटोमेटिक वो तो वहाँ जाएगा नहीं रिकॉर्ड में। एग्जैक्टली। देन यू हैव टू प्लेस ए कॉपी ऑफ दैट सेल डीड along with an application। उसका जो रेवेन्यू कंसर्न स्टाफ है उसको जाके बताना होगा कि ए ने मुझे अभी ये वाली प्रॉपर्टी बेच दिया है। ओके। तो आप ये सेल डीड की कॉपी है, लिहाजा आप अपने रिकॉर्ड में अब एक के आगे लिख दो कि नाउ दी करंट ओनर इज बी। अपडेट कर दें। अपडेट कर दें। ये अपडेटिंग होगी एक तरीके से, इसको आप दाखिल खारिज कह सकते हैं। okay। आप रिकॉर्ड्स में आपने जैसे कि कोई डीडीए का प्लॉट है, अलॉटेड है, तो वो ए मर गया या उसकी एक डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसके लीगल एयर्स हैं तो उनका वहाँ जा कर के रिकॉर्ड में लगना ज़रूरी है कि अब इनके बाद अब ये लोग को ओनर्स हैं इसमें। ओके सर। तो कल को उनको बेचना होगा या कहीं कुछ भी क्लेम करना होगा तो दे कैन क्लेम कि ये दे आर दी नाउ ओनर्स। ओके सर। तो दाखिल मीन्स लाइक लिखना हो गया, वो रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया, पुराने वाले का खारिज। हाँ, उर्दू लफ्ज है ना दाखिल खारिज। म्यूटेशन हो गया, लाइक जो सब्सिक्वेंट ओनर हो गया उसका नाम उसमें चढ़ गया। ओके सर। वो चढ़ाना जरूरी रहता है। सर, क्या ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे मेंटेन किया जाता है तो क्या उसमें कोई गड़बड़ी का चांस होता है? देखिए, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है और गड़बड़ी टेम्परिंग तो अगर कोई डेलिबरेटली करना चाहे तो कहीं भी कुछ करेगा, उसके लिए क्रिमिनल एक्शन पड़े हुए हैं, मुकदमा होता है। जो भी फॉर्जिंग करेगा, फॉर्जरी तो करेगा उसमें, अगर जो फोर्ज करेगा जिसके पीरियड में फोर्ज होगा। अब आजकल तो अगर सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है हर चीज़ों की, अगर किसी ने रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी पहले से निकाल रखी है और बाद में आपने उसमें फॉर्जरी कर दी तो सीधे आपको जेल होगी, आप अंदर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, चांसेस कम होते हैं
लेकिन नकारा नहीं जा सकता है किसी भी चीज़ से कि अगर कोई गलत इल इंटेंशन से करना चाहे तो कभी भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम रहते बहुत हैं। कम हो जाते हैं। ठीक है सर। सर हमने देखा है कि एक प्रॉब्लम होती है लैंड ग्रैबिंग की, तो कैसे मतलब हो पाती है ये? लैंड ग्रैबिंग खास तौर से तब होती है जैसे आपने डकैतों को देखा होगा। डकैती डालने से पहले वो क्या करते हैं, वो उसकी इंक्वायरी करते हैं, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से ही उसका एरिया का मुआयना करते हैं उसके कि कैसे हम डकैती डालेंगे। नॉर्मली 90% केसेस में ऐसा करते हैं जहाँ कोई बड़ी डकैती डालनी होती है। तो उसी तरह से जो लैंड ग्रैबर हैं वो सबसे पहले वो पता करते हैं कि ये जो ओनर है उसकी कैपेसिटी क्या है, रहता कहाँ है, हाँ, इंडिया में है, बाहर है, बच्चे हैं नहीं हैं, उसका पावर कितना है, क्या कर सकता है। तो उसकी वो रेकी बोलते हैं ना, रेकी करना। हाँ, रेकी करना। तो वो रेकी करते हैं लोग। रेकी करने के बाद जब उनको ये लगता है कि ये तो बड़े आसानी से इस प्रॉपर्टी को कब्जा किया जा सकता है, फिर इस बात से भी नहीं निकाला जा सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटीज़ की भी कनाइवेंस हो जाती है। तो ऐसे कई केसेज आए हमारे सामने। हो सकता है कि मुझे बाद में बुरा भी लगता होगा, लेकिन कई बार लोग इलीगल पोजीशन में आ जाते हैं, फिर इंजंक्शन मांगते हैं अपने सेटल्ड पोजीशन के आधार पर। एज ए लॉयर हमने मुकदमे भी डालने होते हैं। तो वो ये ऑल रेकी करके लोग बैठ जाते हैं उसमें। और हमारा जुडिशियल प्रोसेस थोड़ा स्लो होने की वजह से that takes many years। many years एग्जैक्टली ये डिसाइड करने में कि वो गलत था या सही था। तब तक जो बैठा हुआ है वो फायदा ले लेता, तो गेन पूरा कर लिया उसने। जो बैठा हुआ है वो तो गेन कर लिया। एग्जैक्टली जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है। इसमें कई बार कई लोग सरेंडर भी कर देते हैं। जो मालिक होता है, जिसकी अपनी जगह ज़मीन होती है, वो सरेंडर कर देता है। कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होता है एक्सटॉर्शनिस्ट के हाथ में, उनको पैसे देने पड़ते हैं खाली करने के लिए, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है। दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है, बट दैट में टेक लॉट ऑफ टाइम। अब उस टाइम में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। तो जो लैंड ग्रैबिंग आपने देखा है 99% केसेस में वो रेकी करते हैं, ज़रूर है। रेकी करके फिर उस पर बैठते हैं ताकि इसमें हम इसको ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, and it was indeed very insightful discussion. Thank you. Thank you to you also. It was a very informative and interactive session with you. Thank you.